Hello, good morning, guys. Today is 14 September 2016, and we are going to discuss the articles of The Hindu. पहला आर्टिकल आपको पता है कावेरी इशू के बारे में। कावेरी इशू का कंटेक्स्ट आपको पता होगा। मानसून इस बार कम है साउथ इंडिया में, तो एक डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कर्नाटका को। 15,000 कहा, फिर दोबारा से कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो उन्होंने घटा के अब 12,000 वाटर जो क्यूसेक्स वाटर है रिलीज करना है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया कर्नाटका और तमिलनाडु में। अब देखिए वायलेंस हो रहा है कर्नाटका में, तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ में वायलेंस हो रहा है, और तमिलनाडु में कर्नाटका के खिलाफ में नफरत पैदा हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का डिस्प्यूट बन गया है और रीजनल आइडेंटिटी का डिस्प्यूट बन गया है। इसमें इमोशंस अब ज्यादा हावी हो गए हैं और लोग रीजन नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं दिस इज लाइक वी आर इंडिया। देखिए इसमें बहुत सारे इशू हैं। हमारा देश भी अजीब देश है। अभी पिछले दिनों पीवी सिंधु जो एक आंध्र प्रदेश से है, उनका मैच हुआ था। पूरा देश, इवन कश्मीरीज who have been protesting for last 2 months, they also supported the पीवी सिंधु। एंड पूरा भारत नॉर्थ से वेस्ट और यहाँ से ईस्ट से वेस्ट सब एक। लेकिन अब ये पानी का इशू आया तो कुछ लोगों ने भड़का दिया। कुछ रीजंस है कैसे कैसे ये पूरा का पूरा इशू एक इमोशनल टच ले गया और रीजनिंग पीछे छूट गई। तो कौन कौन से रीजंस हैं? एक तो देखिए, जब भी कोई बात आती है जो नेशनलिज्म है वो थोड़े टाइम के लिए हावी होता है और रीजनलिज्म हमेशा के लिए हावी होता है। कभी भी देख लीजिए आप, पंजाबी की सपोर्ट करेगा, हरियाणवी की सपोर्ट करेगा, इवन यूपी बिहार साउथ इंडियन कोई भी देख लीजिए आप। तो एक जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें तो एक लेवल के बाद ये भावना उत्पन्न हो जाती है। आप उन लोगों को देखिए, हम लोगों को देखिए जो यूपीएससी से रिलेटेड हैं, कम से कम एटलीस्ट आई कैन से दैट वी हैव रीजन एज कंपेयर टू दोस पीपल हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज है फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस। जो ये फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लोकल जो फार्मर समितिज और कर्नाटका हक समिति, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, देखिए उनका फार्मर से सही में कुछ लेना देना नहीं होता। वो मीडिया में आने के लिए और एक यह दिखाने के लिए कि हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस भड़काते हैं और इससे ज्यादा डिस्ट्रेस उत्पन्न होता है। देखिए डिस्ट्रेस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका में भी पानी कम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कर्नाटका के पास पानी है ही नहीं तो रिलीज कहां से करेगा तमिलनाडु में। लेकिन बात यह है दोनों स्टेट्स में एक डिस्ट्रेस है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्यों ना वो दुख को शेयर करके आगे ले जाया जाए। कर्नाटका बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो कर्नाटका वाटर रिलीज करेगा वो तमिलनाडु की फार्मर्स की जो नीड है उसको फुलफिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि जो दुख आया है, यानी अभी मानसून का डेफिसिट है, तो क्यों ना दोनों स्टेट्स मिलकर उस दुख को सहन करें। ये सिंपल सा रीजन है। तीसरा रीजन सही है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस की बात देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस का दोनों स्टेट्स में अलग अलग स्टैंड है। कर्नाटका में वो दोनों नेशनल पार्टीज कुछ कहती हैं और तमिलनाडु में दोनों नेशनल पार्टीज कुछ अलग कहती हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स है। और पहले देखिए, ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को वाटर रिलीज करने के लिए कहा है। पहले भी काफी बार वाटर रिलीज करने को कहा है और कर्नाटका ने चुपचाप वाटर रिलीज किया भी है। लेकिन ये केस मीडिया में आ गया, इसलिए मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। यानी मीडिया भी एक रीजन है। मीडिया भी दोनों की जो रीजनल मीडियाज है, यानी कर्नाटका की मीडिया कर्नाटका के इश्यूज को सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा और जिंगोइज्म काइंड ऑफ थिंग उत्पन्न कर देती है। और तमिलनाडु की मीडिया तमिलनाडु के बिल्कुल रीजनलिज्म प्रोड्यूस करती है। तो ये मीडिया भड़का भी सकती है, मीडिया सब कुछ ठीक भी कर सकती है। इस पूरे इन दिनों मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है। और अब देखिए कर्नाटका में देखिए, बेंगलुरु एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। इवन आई हैव वर्कड इन द बेंगलुरु। देखिए अब बेंगलोर में वहां पर जो तमिलनाडु के बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ में विद्रोह हो रहे हैं। इतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स है वहां पे। इससे कुछ नहीं होगा, नुकसान बेंगलोर को ही होगा। कल को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा ये। और दूसरी, आप तमिलनाडु में भी देख लीजिए, बेंगलोर के खिलाफ कर्नाटका के खिलाफ में विद्रोह हो रहे हैं। और देखिए साउथ इंडिया को तो एक अच्छा रीजन माना जाता है इंडिया में, कम से कम। लाइक साउथ इंडिया में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कम से कम आप केरला में देख लीजिए 100% लिटरेसी। और जो तमिलनाडु की सिटीज हैं, चेन्नई और कर्नाटका, ये अच्छी सिटीज मानी जाती है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज तो सही में चिंतनीय बात है। माइंड वॉश कर देते हैं एक्चुअली इनका, जो पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, ये सब कुछ है, ये इतना ज्यादा जिंगोइज्म क्रिएट कर जाते हैं। तो यूथ होते हैं वो एक भावनाओं में बह के सड़कों पर आ जाते हैं और अपना विद्रोह, जैसे मैंने पहले कहा, ये आइडेंटिटी इशू ज्यादा बन चुका है, इमोशनल इशू कम ज्यादा बन चुका है और इसमें रीजनिंग पीछे छूट गई है। तो सजेशन है क्या? देखिए सजेशन तो सिंपल सा है।
फ्लो ऑफ वाटर कौन डिसाइड करेगा? 2007 में कावेरी का जो डिस्प्यूट था वो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया था, कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड करेगा, कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड। और उसमें कौन होंगे? उसमें दो चीजें होंगी, उसमें किसकी हेल्प से डिसाइड करेगा ये कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड? ये कावेरी रेगुलेशन कमेटी के हेल्प से और रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज की हेल्प से, दोनों की हेल्प से ये कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड करेगा, जो टेक्निकल इश्यू है। अब दोनों स्टेट्स को, इवन सेंटर्स को भी टफ मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी जो लोग ये जानबूझ के वायलेंस फैला रहे हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो मॉबस्टर्स हैं, उनके खिलाफ सेंटर और स्टेट को एक्शन लेके एक स्ट्रिक्ट सिग्नल देना पड़ेगा कि किसी भी हालत में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये इंडिया एज ए आइडिया के खिलाफ में है, लाइक नेशन सबसे पहले है, स्टेट सबसे पहले है। और जो वाटर इश्यूज हैं, देखिए ये वाटर इश्यूज को लेट द टेक्निकल एक्सपर्ट्स सोल्व दिस वाटर इश्यूज। Whenever the politicians interfere in this kind of things, they spoil the situation. This is the thing. This is the result. अब अगला जो है, this issue is regarding the Syria. देखो सीरिया में कुछ ना कुछ होता रहता है, बिल्कुल डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। डेली कुछ ना कुछ होता है, तो डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड है नहीं सीरिया की प्रॉब्लम, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल कम है। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, सीरिया में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है रशिया और यूएसए के बीच में। रशिया और यूएसए के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं आपको एक पिक्चर के तहत समझाता हूँ। देखिए ये पिक्चर है, सीरिया में इतने सारे एक्टर्स हैं। यहाँ पे असद है, असद को कौन कौन सपोर्ट करता है? असद को रशिया सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है, इराक सपोर्ट करता है। और खिलाफ असद किसके खिलाफ लड़ रहा है? असद आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहा है, फ्री सीरियन आर्मी अल कायदा के खिलाफ लड़ रहा है, और इनको सारे देश सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, टर्की, यूके, यूएसए, बहुत ज्यादा एक्टर्स है वहां पे। अब देखिए ये इजराइल और कुर्द्स हैं, ये अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे कुर्द अलग से देश की मांग करते हैं, इजराइल भी अपने फायदे के लिए देखते हैं। तो देखिए अब एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है अब यूएसए और रशिया के बीच में। अब यूएसए और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि रशिया सपोर्ट करेगा असद के रेजिम को और यूएसए की हेल्प करेगा आईएसआईएस के खिलाफ में। यूएसए का मेन मकसद यहाँ पे यही है कि आईएसआईएस को रोकना। पहले इनका मेन मकसद ये था असद को हटाना, लेकिन अब उनको ग्राउंड सिचुएशन समझ में आ चुकी है, उनको लगता है कि आईएसआईएस को हटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी काफी सारे डाउट्स हैं, क्या ये एग्रीमेंट रहेगा? वैसे तो इस 5.5 सालों में, 5.5 years में, दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट एंड देयर इज अ होप दैट दिस में बी सक्सेसफुल। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट। क्यों? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट, एवरी स्टेक होल्डर हैज एक्सेप्टेड दिस एग्रीमेंट। और दूसरा, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। देखिए रशिया क्या असद को सपोर्ट कर सकता है? अब ये तो ठीक है, रशिया असद को सपोर्ट करेगा, एग्रीमेंट में ये बात निकल रही है, लेकिन दूसरी बात ये है, क्या असद एक लेवल के बाद में रशिया की बात मानेगा? और दूसरी बात ये भी है, जो यूएसए के रिबल्स हैं, क्या एक लेवल के बाद में वो यूएसए की बात मानेंगे? बहुत सारे एक्टर्स हैं वहां पे, बहुत कैओस क्रिएट है सीरिया में। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकल के आए, जो रिफ्यूजीज प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जल्द से ठीक हो वहां पर। ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये इस आर्टिकल को आप इंटरलिंकिंग के तहत कहीं भी यूज कर सकते हो। इसको आप पुलिस रिफॉर्म्स आए तो उसमें यूज कर सकते हो, इसको आप ह्यूमन राइट्स का इशू है तब यूज कर सकते हो, इवन जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आ जाए तो भी यूज कर सकते हो, इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस आर्टिकल पे आ सकता है। तो हम ये आर्टिकल डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का। कंटेक्स्ट ये है, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि पुलिस को 48 आवर्स में एफआईआर लॉन्च होने के बाद में इंटरनेट पर अपलोड करनी पड़ेगी। बहुत ही रिवोल्यूशनरी आप डिसीजन इसे कह सकते हैं। एम क्या था सुप्रीम कोर्ट का ये करने में? एम देखो सीधी सी बात है, एफआईआर में एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करना। कई बार किसी बंदे का एफआईआर में नाम आ जाता है तो उसको पता ही नहीं होता मेरा नाम किस लिए आया है, और यू कैन से दैट व्हाट रॉन्ग आई हैव डन एंड व्हाई माय नेम हैज बीन मेंशन्ड इन दैट एफआईआर। तो एक इंटरनेट पर चीज आ जाएगी तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो वकील हायर कर सकता है और अपना अगला एक्शन डिसाइड कर सकता है। क्योंकि कई बार किसी का झूठा नाम आ जाता है, खाम की टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता। देखिए जिस पर बीतती है उसको पता होता है कितना बेकार और कितना दुखदाई ये होता है। दूसरी चीज है, इवन एक्टिविस्ट के लिए फायदेमंद है। एक्टिविस्ट क्या करते हैं, सिटीजन्स को बचाना चाहते हैं स्टेट की हरासमेंट से। तो एक सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर 48 घंटों के अंदर, 48 आवर्स के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो एक एक्टिविस्ट के लिए भी एक फायदेमंद रहेगा, वो भी अपना अगला एक्शन आसानी से ले सकेंगे। ये केस का नाम भी याद रख लीजिए, मेंस के आंसर में केस का नाम जरूर मेंशन करना है, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। ये केस का नाम है यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
केस का नाम जरूर लिखिएगा। देखिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मेंस में आधा आधा नंबर इंक्रीज करती है। सो इवन हाफ एन मार्क लाइक मे हेल्प यू टू गेट फैच वेरी गुड मार्क्स। और आगे देखिए क्या है, ये विक्टिम्स को बचाएंगे और एफआईआर लॉज। देखिए कई बार क्या होता है, दूसरा एम, ये दूसरा फायदा ये भी है इसका, कई बार क्या करते हैं ये जो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर या क्रिमिनल्स के साथ मिलकर एफआईआर लॉज ही नहीं करते, एक सिंपल पेपर पर लिख लेते हैं और विक्टिम्स को बहला फुसला के भेज देते हैं कि हाँ आपकी एफआईआर लॉज हो गई, हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, इससे क्या होगा, 48 आवर्स के अंदर जब उनको अपलोड करना पड़ेगा तो ये पता लग जाएगा ना कि एफआईआर सही में लॉज हुई है कि नहीं हुई है। तो जो ये सप्रेस करते थे पहले क्राइम, यानी पुलिस यूज्ड टू सप्रेस अ लॉट ऑफ क्राइम, और दूसरा अब ये एसएचओ ये क्राइम्स को सप्रेस नहीं कर सकेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी क्योंकि सबूत के तौर पर रहेगा विक्टिम्स के पास में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के लिए पिछले बहुत सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आर्टिकल 21 की बात हो या फिर जुडिशली किलिंग की बात हो, ओस्पा की बात हो और पुलिस एनकाउंटर्स की बात हो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्टिविजन की तरह काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का मेन मकसद अब पिछले कुछ सालों में यह रहा है कि अरेस्ट हो वो मिनिमम हो, यानी झूठे अरेस्ट ना हो, हरासमेंट ना हो किसी की, और जो अरेस्ट हो वो भी एक सिविलाइज्ड मैनर में हो, और यानी उसको एक पूरी लीगल असिस्टेंस मिले। देखिए और यही डिसीजन जो 48 आवर्स के अंदर रहा है, ये सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट एक सिंक्रोनाइजेशन पेश कर रहे हैं। और फोकस सुप्रीम कोर्ट का क्या है यहाँ पर, ह्यूमन राइट्स। देखिए पुलिस क्या फेवर करता है, पुलिस कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हैं या अपने आप को काम से बचाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर में एक प्रैक्टिकल भी रहा है। प्रैक्टिकल कैसे रहा है मैं आपको बताता हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्सेप्शंस छोड़ दिए हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए 2 एक्सेप्शंस कौन सी छोड़ दी हैं, नेशनल सिक्योरिटी की और दूसरी है ये वाली सेक्सुअल वायलेंस की। सेक्सुअल वायलेंस यानी प्राइवेट जो मैटर है वो आप अपलोड नहीं करोगे, यानी 2 चीजों में एक्सेप्शंस हैं, एक नेशनल में जो इश्यूज है नेशनल सिक्योरिटी में, और दूसरा प्राइवेट इश्यूज जैसे सेक्सुअल वायलेंस। इसमें क्यों जरूरी था मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए नेशनल इश्यूज जैसे कोई टेररिज्म है, कोई नक्सलिज्म है, इसमें होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो एफआईआर में माइन्यूट डिटेल्स भी होती हैं। अगर अक्यूज्ड को माइन्यूट डिटेल्स का पता लग जाए तो फिर वो अपना अगला एक्शन, यानी टेररिस्ट या फिर नक्सलाइट्स अपना अगला एक्शन आसानी से उठा सकती हैं और इससे नुकसान हो जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसको धक्का पहुंचता है। इसलिए जो एफआईआर है, ये एफआईआर है वो 48 आवर्स के अंदर ना अपलोड होनी चाहिए। और दूसरा ये भी देख लीजिए आप, सेक्सुअल वायलेंस जो प्राइवेट है, प्राइवेसी हर्ट नहीं होनी चाहिए किसी की। देखिए अब कोई रेप का इल्जाम लगाता है या फिर किसी पे अब्यूजमेंट मोलेस्टेशन का केस दर्ज होता है तो कई बार ये झूठे केस भी होते हैं। झूठे केस होते हैं तो देखिए एक बार केस दर्ज हो गया और इंटरनेट पर आ गया तो सारी की सारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो इसलिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जब प्रॉपर केस फाइल हो जाए तभी ऐसे केसेस जो मीडिया में आने चाहिए। तो स्टेट और पुलिस मस्ट बी सेंसिटाइज्ड रिगार्डिंग दिस। अब बात आती है कि पुलिस वाले तो इन दोनों चीजों को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज वो कहेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है, वो कहेंगे ये तो प्राइवेट मैटर है इसलिए हम नहीं करेंगे 48 आवर्स के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट इनसे भी तेज है, इनसे भी चालाक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 गाइडलाइंस दी है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ऑफिसर, अकेला पुलिस ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है, कौन सा प्राइवेट या सेक्सुअल वायलेंस के अंदर आता है। तो और ये जो डिसाइड करेगा वो डीएसपी से कम लेवल का ऑफिसर नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। और तीसरी बात जो निकल कर आती है वो अपीलेबल है, यानी अगर पुलिस कहती है कि नहीं ये हम जो चीज एफआईआर अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है और प्राइवेट मैटर के अंदर आता है, तो जो बंदा है वो अपील कर सकता है इस केस के खिलाफ में। किसमें, देखिए एसपी एक कमेटी बनाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां अपील की जाती है इस चीज के खिलाफ में, तो एक प्रॉपर डिसीजन निकल कर आएगा। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, रिसोर्सेज का चैलेंजेस, पुलिस स्टाफ भी कम है। लॉजिस्टिक में देखिए आप रिमोट एरियाज में तो कंप्यूटर भी नहीं है, इंटरनेट की इतनी प्रॉब्लम है, स्टाफ नहीं होता इनमें। तो कोर्ट ने इन रिमोट लोकेशंस में अगर 48 आवर्स के अंदर एफआईआर अपलोड ना हो इंटरनेट पे, छूट दी है थोड़ी सी। कितनी छूट दी है, 24 आवर्स की, कई जगह 48 आवर्स की, इवन कई जगह 72 आवर्स की भी छूट दी है। और देखिए सजेशंस भी है ये पे, जो आर के राघवन है जो सीबीआई के पुराने डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, बहुत अच्छा आर्टिकल ये उन्होंने लिखा है। सजेशंस ये है कि देखिए जहां भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है इंटरनेट की, तो हार्ड कॉपी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक एफआईआर पहुंचा दी जाए।
या फिर दूसरा सजेशन ये हो सकता है कि सीआईडी को एक नोडल एजेंसी बना दी जाए। सीआईडी तो घूमती रहती है ना, सीआईडी तो लोकल पुलिस स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आती जाती रहती है, तो उनको एक नोडल एजेंसी बना दी जाए। तो देखिए, एक दो बातों को छोड़कर लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं होता, उनको अवेयरनेस नहीं होती, एक लीगल सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये मिसडीड्स, करप्शन, ब्राइबिंग, डिले जो लोकल पुलिस स्टेशन में होता है, उन सब चीजों को भी ये रोकेगा। पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स ये है जो वो बिल्कुल भी ब्राइब लेते हैं, एफआईआर लॉन्च नहीं करते, ये सब चीजें हैं। और जब भी देखिए सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई केस, जब भी कोई इस तरह की अपने राइट्स को या फिर रिवोल्यूशनरी डिसीजन लाता है, तो पुलिस ऑफिसर्स में क्या होता है, एक रिसेंटमेंट क्रिएट हो जाता है, वो चाहते ही नहीं, दे बिकम रिलेक्टेंट टू इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी verdicts टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। दे डोंट वांट टू इंप्लीमेंट इट ऑन ग्राउंड। What they say we have the problems of resources, we have the problem of logistics. Logistics problem is like where it is not, but you will have to take steps. और दूसरा इसमें देखिए, सिटीजन्स को, पुलिस को, पॉलिटिशियंस को, सबको ये समझना होगा कि कितना जरूरी और कितना इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है, और सबको ये मैसेज स्प्रेड करना पड़ेगा जनता के बीच में कि उनको भी अपने राइट्स का पता लगे। पहले भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2006 में प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, बहुत अच्छी प्रकाश सिंह जो कमेटी की रिपोर्ट है, वो पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। आई वांट टू डिस्कस, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप जिस किसी को भी प्रकाश सिंह कमेटी के पॉइंट्स याद है, वो नीचे कमेंट की फॉर्म में लिखिए, रिवाइज हो जाएंगे इससे बाकियों के भी। दूसरा देखिए, सजेशंस क्या हो सकते हैं, सजेशंस भी इन्होंने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो कहा है, देखिए लोकल पुलिस स्टेशन में स्टाफ की प्रॉब्लम्स होती है, स्टाफ की प्रॉब्लम्स होती है, तो स्टेट क्या करते हैं, जानबूझ के पुलिस की रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, एक जो एनुअल रिक्रूटमेंट है पुलिस स्टाफ की, वो कंपलसरी कर देनी चाहिए। और दूसरा, ये ब्राइब लेते हैं जो पुलिस स्टेशन से, इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टेप उठाने चाहिए। ये क्यों नहीं पकड़े जाते जो लोकल पुलिस स्टेशन में ब्राइब लेते हैं, क्योंकि इनका सुपरवाइजरी लेवल है, वो भी करप्ट होते हैं, वो भी ब्राइब लेते हैं, एक लेवल के बाद में वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। पुलिस, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में देख लीजिए, एसपी कौन होता है, एसपी कौन होता है, वही तो लोग होते हैं जिनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं कॉम्पिटेंसी यानी प्रोफेशनलिज्म या फिर जो ज्यादा काबिल है, उनको पोस्टिंग मिलती कहाँ है अच्छी। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था इंटरलिंकिंग के तहत, इसके पॉइंट्स आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगला जो आर्टिकल हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन में क्या है, देखिए हमारे यूनिवर्सिटीज, हर साल हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो होप करती हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स होंगे वर्ल्ड के हिसाब से होंगे, हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो 3/4 जो ग्रेजुएट्स हैं वो हर साल निकलते हैं, बिल्कुल दे ऐड लिटिल वैल्यू टू इंप्रूव द एजुकेशनल सिस्टम, दे ऐड लिटिल वैल्यू टू द रिसर्च। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट वेरी पुअर एजुकेशन, they are not enough skilled to add something to the research. उनको एजुकेशन ही ऐसी मिली है। सेंटर, what the center is doing regarding this, center is just increasing the seats. Center focus is to increase the seats. What center does, वो कहते हैं कि इस स्टेट में आईआईटी खोल दिया, यहाँ आईआईएम आ गया, बस जस्ट उनके ज्यादा से ज्यादा कॉलेज वो खोलते हैं, और इससे ज्यादा रिसर्च लेवल पे उनका फोकस बहुत कम है। और इवन स्टेट देख लीजिए आप, 95% ग्रेजुएट्स आर पास्ड आउट फ्रॉम द स्टेट्स, एंड उनकी प्रेजेंस बॉडीज में बहुत कम है। जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं उनमें इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। रेगुलेशन है, ये बिल्कुल भी स्टेट का रेगुलेशन में रोल ही नहीं है, और सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लिए जाते हैं, यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ तो ये वैसे भी ध्यान नहीं देते स्टेट वाले। और सेंटर क्या करता है, सेंटर ये होप करता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आएंगी और वो ज्यादा ये हमारी रिसर्च पे बढ़ाएंगी, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो तो खुद ही पैसा कमाने की तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे वो डिपेंडेंट है। और अब क्या है, जो स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत कम है उनमें, यानी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी कम है। और इसके बाद आता है कि सेंटर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है, देखिए, इसलिए अब स्टेट को ही कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। और क्या कैसे करेगा वो, देखिए एजुकेशन से हायर एजुकेशन इंप्रूव होएगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री भी इंप्रूव होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेट की बढ़ेगी। तो इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? फंड्स तो एक तो खुद से ही, क्योंकि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्री भी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, तो खुद से भी उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, सेंटर को भी फंड्स देने चाहिए, सेंटर को स्टेट को फंड्स देने चाहिए एजुकेशन के रिगार्डिंग। तीसरा, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी भी आप ला सकते हैं। और इवन डायस्पोरा कैन हेल्प, डायस्पोरा जो विदेश में डायस्पोरा वो भी हेल्प कर सकते हैं कि एजुकेशन को इंप्रूव किया जाए और यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी लाई जाए।
देखिए इसके लिए कि सारे चीज इन्वेस्ट करेंगे, स्टेट्स को अपनी जो इमेज है वो चेंज करनी पड़ेगी। फिलहाल स्टेट की इमेज बहुत खराब है कि फंड्स का मिस यूटिलाइज होता है और करप्शन होता है, ये सब चीजें हैं। इवन गवर्नमेंट की इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट दोनों के दोनों, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन इंडस्ट्री बिग और स्मॉल, इनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो हमारे एकेडमी है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं और इवन मीडिया, इन सब चीजों को सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी तो ये सफल हो पाएगा और स्टेट्स विल बी एबल टू इंप्रूव द लेवल ऑफ द एजुकेशन इन देयर ओन स्टेट्स, ओन एरियाज। अगला जो आर्टिकल है ये भी अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है अशरफ घनी इस वीक हमारे इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं और देखिए एक आफ्टा एग्रीमेंट है। आफ्टा ये किन किन के बीच में है? इसका नाम है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और बात ये, अफगानिस्तान हमेशा से डिमांड करता है कि वाघा बॉर्डर के तहत हमें यहाँ भी रास्ता दिया जाए, इंडिया में भी हमारे ट्रक आए। देखिए ये हुआ नहीं, लेकिन विकिलीक्स में 2009 में एक बात निकलकर सामने आई थी, तब एक एग्रीमेंट होने वाला था। अफगानिस्तान क्या था, अफगानिस्तान डिमांड कर रहा था कि हमारे ट्रक्स इंडिया में भी जा पाए, क्योंकि इंडिया में जो ड्राई फ्रूट है वो अफगानिस्तान की डिमांड बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट की इंडिया में डिमांड है, तो अफगानिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान को हमारे ट्रक्स को एक्सेस मिले इंडिया तक वाघा बॉर्डर के तहत। और बदले में क्या मिलेगा? बदले में मिलेगा पाकिस्तान के ट्रक जाएंगे सेंट्रल एशिया तक। आपको मैप के तहत बताता हूं, ये देखिए, यहां पे देखिए आप, ये यहां से अफगानिस्तान से आएंगे ट्रक्स तो यहाँ पे वाघा बॉर्डर पंजाब तक आएंगे, ये लाइन देखिए। और अगर यहाँ अफगानिस्तान के जाए, पाकिस्तान के जो ट्रक जा सकते हैं वो सेंट्रल एशिया यानी तुर्कमेनिस्तान और ये सब। इंडिया का रोल नहीं है, मतलब यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, यानी अफगानिस्तान के ट्रक्स को सीधी सी बात है एक्सेस मिले इंडिया तक। बदले में अफगानिस्तान एक्सेस देगा पाकिस्तान के ट्रक्स को तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यानी यहाँ। ठीक है, लेकिन ऐसा अब बात क्या है? अब बात यह है कि पाकिस्तान एक बात पर अड़ गया। पाकिस्तान क्या कहता है कि अफगानिस्तान के ट्रक्स इंडिया तक तो आ जाएंगे, यानी वाघा बॉर्डर तक तो आ जाएंगे पंजाब में, लेकिन वापस कोई सामान नहीं ले जा सकेंगे, यानी वापस खाली जाएंगे। यानी आप सामान लेकर तो आ जाओ इंडिया तक, पंजाब तक, वापस इंडिया का मटेरियल आप नहीं ला सकोगे वापस। अगर आपको ले जाना है तो आप पाकिस्तान का मटेरियल भर के ले जाओ अपने देश में। तो अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा भाई ये तो नेशनल ट्रीटमेंट के खिलाफ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तान ने कहा कि देखिए प्रिस्क्राइब जो रूट है उस रूट पर तो हमें भी, मतलब जो हमारा जो सामान है वो भी नहीं जाता, वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। तो ये पूरा का पूरा डील इस बात पर डिपेंड करती थी कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव करते तो अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आती, जो वहां पे इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद ने पूरे झकझोर कर रख दिया उस देश को। अगर हमारे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते तो पाकिस्तान में भी प्रोस्पेरिटी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे इंडिया और पाकिस्तान का ही आप देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान में 2011 में एक मोस्ट फेवर्ड नेशन देने की बात आई थी, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स के कारण वो बात ठंडी पड़ गई। जब से मोदी आए हैं तब तो इस बात पर चर्चा भी नहीं हो रही है। और इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन शायद 1996 में पाकिस्तान को ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान हमें कुछ भी नहीं देता, मतलब इक्वलाइज ट्रेड रिलेशंस नहीं है दोनों के बीच में। इंडिया ने उनको फायदा दिया है, वो अपनी मार्केट इंडिया के लिए नहीं खोलना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप टाइम में डिस्कोड रहा। और अफगानिस्तान के, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये एक पिछले आर्टिकल में पहले हमने पढ़ा था, लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के जो ट्रक हैं वो अभी फिलहाल इंडिया नहीं आ सकते हैं। अफगानिस्तान के जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो जो वाघा बॉर्डर के कोने तक आते हैं पाकिस्तान में, यानी इंडिया में एंटर नहीं करते हैं, वो वाघा बॉर्डर तक आते हैं पाकिस्तान के साइड में। वो ट्रक्स अनलोड होते हैं, फिर दूसरे ट्रक्स भर के दोबारा इंडिया में आते हैं, यानी अफगानिस्तान के ट्रक्स एंटर नहीं कर सकते इंडिया में, यानी वो बॉर्डर पे पहले अनलोड होते हैं, दोबारा से लोड होते हैं और फिर इंडिया में एंटर करते हैं। यानी वो अफगानिस्तान के ट्रक्स नहीं, या तो इंडिया के ट्रक्स या पाकिस्तान के ट्रक्स, अफगानिस्तान के ट्रक्स नहीं आते इंडिया में। और इसीलिए तो अभी फिलहाल घनी ने शिकायत भी की थी इस बात पे। घनी ने यूके के एनवॉय को कहा था कि देखिए पाकिस्तान जानबूझ के लोडिंग और अनलोडिंग में डिले करता है, तो अनलोडिंग और लोडिंग में डिले होता है तो हमारे जो पेरिसेबल आइटम्स है, फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं, तो इससे हमारे बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और पाकिस्तान ने ये रिजेक्ट कर दी, दोबारा से अभी डिमांड किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि हम ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे जिससे इंडिया को फायदा होगा। तो इंडिया का फायदा तो क्यों ही करके राजी होगा पाकिस्तान। तो अब है क्या, अब सारे के सारे स्टेट्स अलग अलग एक अपना अपना रूट खोज रहे हैं। अपना अपना रूट कैसे खोज रहे हैं? देखिए अब जो इंडिया है, इंडिया आपको पता होगा चाबहार रोड है, वो सीधा पाकिस्तान को अवॉइड करके वो पहले चाबहार रोड से
जो ईरान में पोर्ट है वहां जाएगा, फिर जरांज दिलाराम हाईवे है अफगानिस्तान में, उससे कनेक्ट होगा, यानी अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्ट होगा ईरान के पोर्ट के तहत में। यानी इसको पाकिस्तान को अवॉइड करने की बात है। इवन पाकिस्तान देख लीजिए आप, पाकिस्तान भी अवॉइड करना चाहता है कि इंडिया अफगानिस्तान को, वो चाइना के साथ में खेल रहे हैं, चाइना के साथ में वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको बनाने की, उस पर ज्यादा विश्वास है उसका, उसके तहत वो ज्यादा ट्रेड करना चाहता है। इवन आप अफगानिस्तान भी देख लीजिए, इवन अफगानिस्तान देखिए आप, एक इतनी लंबी ट्रेन अभी चाइना और इसके बीच में आई, अफगानिस्तान भी ये चाहता है कि वन रोड वन बेल्ट में बढ़ चढ़ कर भाग ले। और 7500 किलोमीटर की एक ट्रेन आई थी अभी चाइना से अफगानिस्तान उज्बेक बॉर्डर पर, 75 किलोमीटर लॉन्ग दिस ट्रेन एंड इट टुक 15 डेज टू रीच दिस ट्रेन एंड मेरी टाइम से आधा टाइम इसमें लगा। और जो अगर पाकिस्तान और ईरान के रूट से आते हैं उससे भी 1/6 टाइम इसमें लगा, और ये ट्रेन चलेगी वंस इन ए वीक। ये कनेक्ट भी होगी किससे? मजार शरीफ एयरपोर्ट से। मजार में जो एयरपोर्ट है वो जर्मनी और यूएई मिलकर बना रहे हैं। अब देखिए, अब ये देखिए, ये तीनों देश एक दूसरे को छोड़ने की सोच रहे हैं, मतलब एक दूसरे से पाला नहीं पड़े, बिना एक दूसरे से संपर्क के हमारा ट्रेड हो जाए, सबकी यही कोशिश है। कोशिश ट्रेड तो देखिए कर लेंगे एक दूसरे को पीछे छोड़कर, एक दूसरे का साथ ना लेकर, लेकिन वो ट्रेड होगा अपने देश, अपने लोगों के हितों पे, यानी इनको फायदा नहीं होगा, इनके देशों के लोग ही नुकसान में रहेंगे। आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड फिलहाल है कितना? फॉर्मल जो ट्रेड है वो है 2.3 बिलियन, और जो इनफॉर्मल ट्रेड है यानी स्मगलिंग वगैरह से होता है वो 4.7 बिलियन। इसमें जो 80% है वो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, यानी फायदा इंडिया को है वैसे तो, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है 3.99 बिलियन। अब देखिए इंडिया ने कंडीशन रखी है, India has said that until unless Pakistan solves the problem of terrorism and they stop sending the terrorists into Indian territory, they will not sign, they will not do any kind of progress on the other issues like the trade issues। तो इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के ट्रेडर्स हैं, उनका माल तो नहीं पहुंच पा रहा है ना पाकिस्तान को, क्योंकि 3.99 बिलियन है वो तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ट्रेड नहीं होगा तो इंडियन के ट्रेडर्स को नुकसान होगा। और पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडियन गुड्स को उनके देश में एक्सेस ना मिले। तो भाई इंडिया के गुड्स तो फिर भी खतरनाक नहीं है, जो चाइना के गुड्स आपके कंट्री में आने वाले हैं उसको, चाइना के गुड्स तो हम ही नहीं टैकल कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त है। आप तो, आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही डामाडोल है, आप चाइना के गुड्स को कैसे आप टैकल करोगे? वहां पे चाइना के गुड्स तो आपकी मार्केट में फ्लड हो जाएंगे, यानी अपना नुकसान खुद कर रहा है पाकिस्तान। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन खराब हुए पड़े हैं वो, उससे दोनों देश के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब एक और सोल्यूशन निकल के आया है, अब घनी आ रहे हैं ना यहाँ पे, हमारे इंडिया में घनी आ रहे हैं, तो एक और सोल्यूशन निकल के आया है। आपको सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। सोल्यूशन ये है कि ये पाकिस्तान तैयार हो, क्या पाकिस्तान कहता है कि हम तैयार हैं कि इंडिया के आपको एक्सेस दे देंगे कि आपके ट्रक्स इंडिया में आ सकेंगे, लेकिन उसके बदले में तजाकिस्तान के को भी इस एग्रीमेंट के बीच में लाना पड़ेगा। ये देखिए तजाकिस्तान यहाँ पे ऊपर है ना, तजाकिस्तान, यानी आफ्टर में 4 देश शामिल हो जाएंगे, तजाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये सिर्फ एक बात है, प्रपोजल है, एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है इस पर। लेकिन यार नुकसान किसका है? आप देखिए ना, कहां तजाकिस्तान, कहां अफगानिस्तान, कहां इंडिया, कहां पाकिस्तान। एक सीधी सी लाइन बनती है यार यहाँ पे, ये देखो सीधी सी लाइन बनती है, डायरेक्ट लाइन बनती है, शॉर्टेस्ट रूट है, यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं कर लेते आप? खाम की प्रॉब्लम है। ठीक है, आज इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।